सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम 11th एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? 11th एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है आपको पता होगा, एग्रोनॉमी चल रहा है। ओके, तो एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 2 है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चावल की खेती के बारे में देखेंगे, या फिर हम यूँ कहें कि हम आज की इस वीडियो में धान की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, धान और चावल, एक मिनट जस्ट वेट। धान और चावल ये जो है ये अलग अलग शब्द है देखा जाए तो। जो चावल है ये हमारा एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, और जो संस्कृत भाषा का शब्द है और किससे बना है? वो राइस से बना है। ठीक है, यानी कि जो राइस हमारा है, आई मीन राइस जो है, ओके, राइस जो है हमारा, ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ राइस के बारे में बात करूँ तो 2 टाइप्स के हमारे राइस होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले आ गया सफ़ेद चावल। ओके, सफ़ेद वाइट राइस, एंड एक हमारा हो गया ब्राउन राइस। तो वाइट राइस क्या होता है? ऐसे मतलब चावल होते हैं जिनमें छिलका जो होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, आपको पता होगा चावल के ऊपर एक छिलका पाया जाता है, वो नहीं पाया जाता है तो उसको हम वाइट राइस बोलते हैं। ओके, और इसके बाद हमारा आता है ब्राउन राइस, या फिर ब्राउन पैडी बोलते हैं इसको। तो देखा जाए जो पैडी हमारा है, आई मीन इसमें छिलका पाया जाता है, यानी कि जिसमें छिलका पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम्स नंबर के बारे में। तो क्रोमोसोम्स जो नंबर है हमारा है चावल का, वो 2n बराबर 24 इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम्स नंबर। इसके बाद देखा जाए प्रसिद्ध नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट्स इसके नाम्स हैं, जैसे स्टेबल फूड ऑफ इंडिया, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करके ये बनाया गया है। ओके, तो आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेबल फूड ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि स्टेबल फूड ऐसे फूड होते हैं जो हम प्रतिदिन खाद्यान्न के रूप में हम उपभोग करते हैं। ओके, यानी सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो हमारा राइस है। भारत में खाया जाने वाला सर्वाधिक अनाज 64%, कितना? 64% हमारा है। ओके, स्टेबल फूड ऑफ इंडिया है। अगला देखते हैं नोट, विश्व का 90% जो उत्पादन होता है एशिया महाद्वीप में होता है। बिल्कुल बात सही है। जो चावल है उसका जो प्रोडक्शन जो है एशिया में, वो 90% के तकरीबन है। ओके, और 10% जो अकेला जो है वो जापान कंट्रीब्यूट करता है। अगला देखते हैं वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो ओराइजा सटाइवा एशिया की प्रजातियां है। इसके बाद ओराइजा इलिबेरिमा सॉरी, ये हमारी अफ्रीकन प्रजाति है। इसके बाद अगला देखते हैं फैमिली के बारे में। तो जो राइस होता है उसकी जो फैमिली होती है वो ग्रेमनी कुल होती है। क्या होती है? ग्रेमनी को बोलते हैं हम घास कुल। क्या बोलते हैं? घास कुल या फिर घास परिवार। ऐसे फसलें जो घास परिवार के अंतर्गत आती है वो हम ग्रेमनी बोलते हैं। और ग्रेमनी का जो नया नाम है उसको पोएसी कहते हैं। अगला देखते हैं ओरिजिन प्लेस। तो ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूँ तो इंडो बर्मा इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद यदि हम अलग तरीके से देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया हमारा ओरिजिन प्लेस उसको कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया है या फिर इंडो बर्मा जो है ये हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। प्रोटीन के बारे में देखा जाए तो जो प्रोटीन होती है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओराइजिन। क्या है? ओराइजिन नामक हमारी प्रोटीन पाई जाती है राइस में। ओके, इसके बाद प्रोटीन्स की मात्रा कितनी होती है? 10 से 12% प्रोटीन्स होता है। ओके, अपवाद में देखा जाए तो कुछ अपवाद भी है, जैसे धान में जो प्रोटीन होता है वो 7 से 9% होता है, और चावल में जो प्रोटीन होता है वो 6 से 7% होता है। ओके, अगला देखते हैं। तो हम आपको बता दिए हैं कि ओराइजिन नामक इसमें जीन पाया जाता है। ओके, तो ओराइजिन नामक जो जीन होता है इसमें क्या है कि लाइसिन या फिर ल्यूसीन की अधिकता पाई जाती है, यानी कि लाइसिन अम्ल जो होता है देखा जाता है सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलें में जो ल्यूसीन है वो कम मात्रा में पाया जाता है। बट जो हमारा पैडी है, एक धान है, इसमें ल्यूसीन की अधिकता पाई जाती है, लगभग 4.5% तक पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं तेल के बारे में।
तो जो तेल है इसमें 2 से 2.5% इसमें तेल पाया जाता है या फिर फैट पाया जाता है। ओके, राइस ब्रान में जो तेल होता है वो कितना होता है, तो राइस ब्रान में या फिर चावल के छिलके में 13 से 16% तेल पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम आगे देखेंगे। अगला है हमारा पुष्पक्रम। तो मैं पुष्पक्रम की मैं बात करूँ तो पेनिकल, गुच्छा, ठीक है, यानी कि पेनिकल नामक इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला देखते हैं हम। तो इसमें जो पेनिकल होता है, ठीक है, पेनिकल, तो पेनिकल किस टाइप का होता है मैं आपको बता दूं। कुछ इस टाइप में इसमें पेनिकल होता है। और स्पाइक के बारे में बात करूँ तो स्पाइक के अंतर्गत हमारा गेहूं आता है। कुछ इस प्रकार से हमारा इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। और रेसिम में देखा है तो रेसिम, ये हमारा रेसिम है, और ये सरसों जो फैमिली वाले जितने भी हैं उसमें पाया जाता है। इसके बाद फल का प्रकार में बात करूँ तो फल का जो प्रकार है वो कैरियोप्सिस है। और सभी अनाजों में जो सभी प्रकार की जो अनाजें हैं उनका जो फैमिली है वो कैरियोप्सिस है। अगला देखते हैं अनुसंधान, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो आता है IRRI, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। और ये हमारा सबसे, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा फिलीपींस मनीला में स्थित है। ओके, अगला देखते हैं 1946 में IRRI जो है, ठीक है, तो या फिर इंडियन इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है, ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद देखा जाए IRRI जो हमारा है, इसका जो पुराना नाम है वो हमारा है DRP, ओके, डेवलपमेंट राइस। अगला देखते हैं NRRI या फिर राष्ट्रीय नेशनल धान अनुसंधान संस्थान। तो ये हमारा कटक उड़ीसा में स्थित है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। अगला देखते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो धान अनुसंधान है संस्थान है, तो इसका जो उप केंद्र है ये हमारा वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ पर है, ये यूपी में है। अगला हमारा है धान अनुसंधान संस्थान जो है बेखाड़ या फिर बांसवाड़ा में पाया जाता है। ये राजस्थान में है। ओके, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। अगला देखते हैं जलवायु। तो मैं जलवायु की मैं बात करूँ तो इसमें उष्ण जलवायु पाया जाता है, यानी ट्रॉपिकल जलवायु हमको चाहिए। किसके लिए, धान के लिए हमको ट्रॉपिकल जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर की बात करूँ तो जो आधार तापमान है वो 9.5 डिग्री सेल्सियस इसमें एक बेस टेम्परेचर है। ओके, एक बेस टेम्परेचर होता है एंड एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, आपको पता होगा। इसके बाद देखा जाए तो खरीफ जो फसलें हैं, तो खरीफ की फसलों में देखा जाए जो जर्मिनेशन होता है वो हमारा 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर में होता है। एंड इसमें डेवलपमेंट जो होता है 26 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। इसके बाद पकते समय कितना होना चाहिए, 22 से 26 होना, यानी कि 22 से 26 पकते समय, वृद्धि के समय 26 से 32 एंड अंकुरण के समय यानी जर्मिनेशन के समय 32 से 36% और डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यही मैं बात करूँ यदि रबी क्रॉप्स में, तो अंकुरण के समय 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वृद्धि के समय 15 से 20 होना चाहिए और पकते समय 26 से 32 होना चाहिए। ओके।